नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित होने के कारण एक दिन तक बाधित रहने के बाद शुक्रवार को फिर से शुरू हुई। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए शुक्रवार को 2025-26 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पारित कराने की कोशिश में रही। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने की योजना बना रही है। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने जनगणना न होने पर भी चिंता जताई। राज्यसभा में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज को स्थगित कर गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा किए जाने के फैसले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने शुक्रवार को उच्च सदन से वॉकआउट किया। लोकसभा की कार्यवाही। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को लोकसभा में केरल में चल रहे आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन का मुद्दा उठाया, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इस मामले पर उनके कक्ष में चर्चा की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में सभी सदस्यों से साल में कम से कम एक बार पूरी स्वास्थ्य जाँच कराने की अपील करते हुए कहा कि यहाँ कई सदस्य हैं जो ओवरवेट है। उन्होंने कहा कि हम आप सभी के स्वास्थ्य की चिंता रखते हैं। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि साल में कम से कम एक बार पूरी स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार बैठा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंत्री से कहा, आप तो सदस्यों से कहें कि वे अपने क्षेत्र की जनता की स्वास्थ्य जांच कराएं। इस पर मंत्री ने कहा कि जनता की जांच तो जरूरी है ही, लेकिन सदस्यों को भी अपनी मेडिकल जांच करानी चाहिए और यहाँ बैठे कई सदस्य ओवरवेट हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में जल संरक्षण के लिए हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार में हर काम समय पर शुरू होता है और समय पर ही पूरा होता है। पाटिल ने लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए ये भी कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर किसानों की सबसे बड़ी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसानों को दी जाए और स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के हिसाब से एमएसपी तय की जाए। पार्टी सांसद जयप्रकाश ने लोकसभा में कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए। भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि सरकार ने कृषि को औद्योगिक के साथ जोड़ा है और अब किसानों के खातों में सीधे वित्तीय सहायता दी जाती है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि वह अन्नदाता की जमीन कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को देना चाहती है और उनके लिए दिल में नफरत लेकर बैठी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने 10 साल में कृषि के लिए कुल 1.51 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन हमने बीते 10 साल में 10,756 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है और मोदी सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोशिश कर रही है। राज्यसभा की कार्यवाही। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए परिवर्तन के बारे में प्रश्न पूछने वाले विपक्षी नेताओं पर करारा प्रहार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि इसके समाप्त होने के बाद यहां आतंकवाद, पथराव और जबरदस्ती बंद की घटनाओं में भारी कमी आई है तथा राज्य में जितना निवेश आया उतना आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। शाह ने जम्मू कश्मीर और वहां के आतंकवाद, वाम नक्सलवाद और पूर्वोत्तर के उग्रवाद को 3 नासूर की संज्ञा दी। अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि भारत एक पूर्ण एवं स्वदेशी ड्रोन रोधी समाधान की खोज में बहुत करीब है और यह काम 6 महीने के भीतर हो जाएगा। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहाँ बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे।
और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ, मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। हम भी कभी अलग हो सकते हैं, तो ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए थे, मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। मगर राजनीतिक मजबूरी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है, हम नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती रही, कई सालों तक चली। और मान्यवर, यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। हमारे संविधान निर्माताओं का वो स्वप्न कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं होंगे, कैसे हो सकता है? देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है और देश का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो सकते? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए, और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नया दौर, और वहीं से शुरू हुआ कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एकरूप करने की प्रक्रिया। सबसे पहले डोगरी, हिंदी और उर्दू को राज्य की भाषा का स्टेटस दिया गया। मान्यवर, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई एंटी करप्शन ब्यूरो की वहां रचना ही नहीं थी, क्योंकि रोकना ही नहीं चाहते थे। इतने सालों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो वहां बना। देश के सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए, चाहे महिलाओं के अधिकार का हो, दलितों के अधिकार का हो, आदिवासियों के अधिकार का हो, बच्चों के अधिकार का हो, ये सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए। पठानकोट से एक नाका परमिट रखी गई थी, एक भाव खड़ा करने के लिए कि देश के हिस्से में आप नहीं जा रहे हो। पठानकोट की नाका परमिट को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया और नया दौर शुरू हुआ, लोकतंत्र का, खुशहाली का, विकास का। आज ये कहते हैं क्या परिवर्तन आया है, मैं ध्यान से सुन रहा था, धैर्य न रहे ऐसे उकसाते थे, मगर मैं जवाब जरूर दूंगा। क्या परिवर्तन आया था, सुन लीजिए। 33 साल से आपके शासन में रात्रि के सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे हमारे शासन में वहां। 34 साल से मरहूम के जुलूस का, ताजिया का परमिशन नहीं था, हमारे समय में दिया गया। G20 की बैठक में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स वहां शांति से गए, कश्मीर की
संस्कृति, संगीत, खाना और कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय कर कर वो अपने अपने देश में वापिस गए। मान्यवर, 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए। माने और एक तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा। मान्यवर, कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहां बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की ने। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए, वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। कांग्रेस ने ड्रोन के जरिए सीमा पार से मादक पदार्थ एवं हथियारों की तस्करी पर चिंता जताते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सीमा प्रबंधन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। वह विभिन्न मदों के आवंटित राशि को खर्च ही नहीं कर पा रहा है। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में हिस्सा ले रहे कांग्रेस के अजय माकन ने कहा कि देश की युवा आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 65% लोगों की उम्र 25 साल से कम है और हमारी आधी आबादी 28 साल से कम उम्र की है। 2050 आते आते हमारी आधी आबादी की उम्र 28 साल से बढ़कर 50 साल के ऊपर होगी। राज्य में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की दोगुनी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।